तो उत्तराखंड की सियासत बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां भाजपाई 5 सीटों पर 5 लाख से ज्यादा के मार्जिन से जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस में एक अजीब सी भगदड़ है, बेचैनी है। लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार के बीच कांग्रेस के घर से भीतर से ये खबरें आती हैं कि दिग्गज चुनाव नहीं लड़ना चाहते, मगर अब पैनल में जिनका नाम गया वो चेहरे पार्टी से इस्तीफा तक दे रहे हैं। मनीष खंडूरी सियासत के वो किरदार हैं जिनकी कांग्रेस में एंट्री खुद राहुल गांधी ने मंच से करवाई। उसका कारण सिर्फ मात्र एक कि वो भुवन चंद खंडूरी के बेटे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी की शैली और उनके काम करने का तरीका लोगों को खूब भाया था। मगर इस बीच खबरें यह आई कि दिग्गज चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे। पार्टी चाहती है कि दिग्गजों को रण में उतारा जाए, लेकिन दिग्गज कह रहे हैं ना बाबा ना। तो वजह क्या है कांग्रेस के घर के भीतर इस भगदड़ की? पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझेंगे कि आखिरकार कांग्रेस में चल क्या रहा है। तो उत्तराखंड में मनीष खंडूरी ने कांग्रेस छोड़ दी है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी हाथ का साथ छोड़ गए, वो भी ऐसे समय जब उनका नाम पौड़ी सीट के पैनल में था। वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं और अब संभावित प्रत्याशी मनीष ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें भले ही 5 हो, लेकिन इन 5 सीटों पर घमासान इस कदर मचा हुआ है कि दिल्ली दरबार में भी फैसला होने में देरी हो रही है। कांग्रेस अभी भी ना तो प्रत्याशी घोषित कर पाई है और ना ही अपने नेताओं को जोड़े रखने में कामयाब हो पाई है। कांग्रेस के युवा चेहरे पौड़ी लोकसभा सीट से 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी मनीष खंडूरी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देकर साफ कर दिया कि उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा है, क्योंकि ना तो सीनियर नेता चुनाव लड़ने के लिए हाँ बोल रहे हैं और ना ही युवा नेता पार्टी में टिक रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को अब चुनाव के बीच झटके पर झटके लग रहे हैं, जबकि भाजपाई कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं, ये कहते हुए कि अब उन्हें कांग्रेस पर तरस आने लगा है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई नेता नहीं बचा है जो चुनाव लड़ना चाहता है। जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का तर्क ये है कि मनीष खंडूरी का इस्तीफे की वजह कुछ और नहीं बल्कि पारिवारिक है। देखिए, पिछली बार कांग्रेस के गढ़वाल लोकसभा के जो प्रत्याशी थे मनीष खंडूरी, और आज उन्होंने कांग्रेस पत्र त्यागपत्र दिया है, इस बात का संकेत है कांग्रेस के अंदर अच्छे लोगों को ना तो कांग्रेस टिका सकती है और ना लंबे समय तक अच्छे लोग कांग्रेस में टिक सकते हैं। और यही कारण है कि आज मनीष खंडूरी जैसे जो एक प्रकार से सुलझे हुए राजनेता, उन्हें कांग्रेस से त्यागपत्र दिया है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो अच्छी लीडरशिप है उसके अंदर भी मैसेज आने लगा है कि देश के विकास के लिए मोदी जी का जो योगदान है उसको नकारा नहीं जा सकता है। देखिए, ये अपना अपना विवेक है और कौन किस तरीके से किस बात को ले रहा है। और मुझे ये लगता है कि हम सभी जितने लोग पार्टी के जिम्मेदार पदों में हैं, हम लोग पार्टी हमारे पे इन्वेस्ट करती है और हम लोग जो भी हाईकमान का निर्णय हुआ सभी उसका पालन करेंगे। ऐसा नहीं है कि हाईकमान कुछ कह दे और हम लोग मना कर दें, अपनी इच्छाओं को जाहिर कर सकता है। वैसे अगर पिछले चुनाव में मनीष खंडूरी के प्रदर्शन का जिक्र करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में मनीष पौड़ी गढ़वाल सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी थे और चुनाव हारे थे। इस सीट पर भाजपा के तीरथ रावत को 5,06,980 वोट यानी 68.3% वोट मिले थे और कांग्रेस के मनीष खंडूरी को
2,04,311 यानी 27.5% वोट मिले थे। यानी मनीष की हार करारी थी। वहीं अगर बात करें भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति पर चलने का काम कर रही है, जिसमें प्रत्याशियों की घोषणा के साथ विपक्षी दलों के नेताओं को भी अपने दल में शामिल करने का अभियान शुरू कर चुकी है। और भाजपा का यही अभियान अब विपक्षी दलों के लिए चिंता का सबब बन रहा है। बीजेपी में शामिल हो रहे नेताओं की कतार लगातार लंबी हो रही है, जबकि विपक्षी दल बिखर रहा है। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैंथुरा की रिपोर्ट। तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो तीनों मेहमान आपकी स्क्रीन पर है। हमारे साथ कमलेश रमन है, बीजेपी का चेहरा है। हमारे साथ प्रतिभा सिंह है, कांग्रेस का चेहरा है। रविंद्र आनंद आम आदमी पार्टी का चेहरा है। कई बार हमें भी कंफ्यूजन हो जाती है, कांग्रेस बोले आम आदमी पार्टी बोले। आप देखिए तीनों मुस्कुरा रहे हैं, यहां से वहां चलता ही रहता है। खैर कोई बात नहीं, यही सियासत है। लेकिन मैं प्रतिभा जी आप ही से इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगा। प्रतिभा जी, ये खलबली क्यों मची हुई है कांग्रेस में इतनी, इसकी वजह क्या है? देखिए, अगर आप आज की जो खलबली है उसकी बात कर रहे हैं, मनीष खंडूरी जी की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये कोई खलबली नहीं है। ये अति महत्वाकांक्षा जहाँ पे होती है, मुझे लगता है वहाँ इस तरीके के निर्णय जो है मनुष्य ले लेता है। और मनीष खंडूरी जी का क्या है, देखिए जब उन्हें पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जो है लड़ना था चुनाव, तो वो कांग्रेस के एक बहुत ही जिम्मेदार कार्यकर्ता अपने आप को बताते थे। तो उसके बाद चुनाव लड़े, अब वो इतनी बुरी तरीके से हारे। अगर देखिए वो जीत जाते तो श्रेय पूरा अपने आप को दे देते। हार गए हैं तो पार्टी को दोष नहीं दे सकते हैं, लेकिन देने की शायद कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ये इस तरीके का जो निर्णय उन्होंने लिया है, पार्टी ने उन्हें सर आंखों पर देखिए बिठा के रखा। मैं आपकी बात, मुझे 10 सेकंड दीजिए। देखिए पार्टी ने उन्हें सर आंखों पर बिठा के रखा। हाँ। ये जानते हुए भी कि उनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी से रहे हैं और अभी भी हैं। उनकी बहन खुद भारतीय जनता पार्टी में है और विधानसभा भी जो है अध्यक्ष हैं। और उसके बाद भी पार्टी ने ये समझा कि वो पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, इसलिए पार्टी से जुड़े हैं, उन्हें सर आंखों पे बिठाया। उसके बाद अगर उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है तो मुझे लगता है ये पार्टी के लिए कोई भी नुकसानदायक नहीं है। ये उनके लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने इस वक्त इस तरीके का कोई भी निर्णय लेने का कार्य किया। प्रतिमा जी, ऐसी अति महत्वाकांक्षाएं हमने उत्तराखंड में कई बार हिलोरे मारते हुए देखी हैं, प्रत्यक्ष रूप से। एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि वो इतने नाकाबिल थे कि पैनल में उनका नाम तक भेज दिया आप लोगों ने, और आज आप उनकी नाकाबिलियत के किस्से सुना रही हैं? देखिए, अब आप एक बात सुनिए, पैनल में नाम गया, लेकिन वहां पे क्या चर्चा हुई और किस कैंडिडेट के नाम पे क्या वहां पे बातें हुई हैं, किसका नाम सुटेबल पाया गया है, हो सकता है इस बात की भनक उनको पहले से ही लग गई हो। अच्छा, तो इस कारण उन्होंने जो है पार्टी छोड़ना पहले ही अपना जरूरी समझा हो। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति, यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाती है, मैं आपको खुल के बताती हूँ कि यहाँ जो है एक व्यक्ति जिसको अपना जो उसका मोटो होता है वो अगर पूरा होता नजर नहीं आता है, तो एक बहुत आजकल बहुत सरल हो चुका है ये कि आप इस पार्टी को छोड़ करके उस पार्टी में आपके लिए दरवाजे खुले। ना, थोड़ा धीमे बोलिए मैडम। भी यही है मैडम, मेरी सलाह है थोड़ा धीमे बोलिए। कहीं ये बात हरक सिंह रावत या यशपाल आर्य जी ने सुन ली तो समझ रहे हैं ना आप, थोड़ा धीमे बोलिए इस बात को। कमलेश जी, नहीं प्रॉब्लम तो हमने देखी है मैडम, प्रॉब्लम कई बार क्या होता है हमें सब मालूम है। कमलेश मैडम, आप तो उस घर के पुराने सदस्य रहे हैं जी, है ना, तो ये खलबली क्यों मची हुई है? हरीश रावत जी कह रहे हैं मैं नहीं लड़ता, बेटे को लड़ाओ। यशपाल आर्य जी कह रहे हैं ना मैं लड़ूंगा नहीं। प्रीतम जी कह रहे हैं मेरा क्या लेना था टिहरी से, अब ठीक है आप दूसरा कोई कैंडिडेट ढूंढिए। मनीष खंडूरी कह रहे हैं लो इस्तीफा। लेकिन प्रतिमा जी कह रही है सब कुछ ऑल इज वेल है। ऐसे ही सब कुछ ऑल इज वेल होता है? क्यों भाग रहे हैं इधर उधर, खलबली क्यों है? देखिए, कांग्रेस कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करती है कि उनके मैदान छोड़कर लोग क्यों जा रहे हैं। दल बदल की अगर ये बात करते हैं कि दल बदल करके लोग जा रहे हैं, तो पहले इन्हें अपने नेताओं से पूछना पड़ेगा, हरक सिंह जी से और यशपाल आर्य जी से, जो दल बदल करके वापस कांग्रेस में जाकर के बैठे,
तो पहले तो उनको अपना नेता मानना बंद कर दे, क्योंकि वो भी दूसरे दलों से आए हैं। और जो इनके प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी यूकेडी से पहुंचे, वो भी अहम पद पर बैठे हैं। तो पहले ये आरोप लगाना तो बंद कर दे। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो पूरे देश के अंदर योजनाएं चल रही हैं, जो वो देश को आगे बढ़ा रहे हैं निरंतर, उन सारी चीजों को लेकर कांग्रेस के अंदर खलबली है। और उनके नेता जो दिग्गज है वो टिक नहीं पा रहे हैं प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के आगे, इसलिए वो अपना मैदान छोड़ते हुए भाग रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। रही बात अभी जो मनीष खंडूड़ी जी ने इस्तीफा दिया है, तो मैं बताना चाहती हूँ, हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी है, अभी तक आपने उनका पैनल में नाम दिया, वो वरिष्ठों में कहलाते थे, वो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कहलाते थे। लेकिन आज जैसे ही वो हटे तो उनको लगा कि उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका कहना है कि कांग्रेस तो समंदर है, अगर समंदर से एक लोटा निकल भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कांग्रेसियों का दुर्भाग्य है कि उनका जो कप्तान बैठा है, उनका जो कप्तान है वही इस चीज को नहीं देगा। ये उनके कप्तान का फेलियर है, ये यहाँ के अध्यक्ष का फेलियर है, ये केंद्र के नेताओं का फेलियर है कि अगर उनके नेता मैदान छोड़कर आज इस वक्त भाग रहे हैं, जा रहे हैं, तो मुझे लगता है यानी आप ये कह रहे हो कि ये हार के डर से रणछोड़ दास बन रहे हैं सारे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उनको पता है कि हमारी जमानत भी जब्त होने वाली है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने जो देश के विकास में अपना अहम योगदान दिया है, इसका मतलब आप एक मिनट थोड़ा साथ के साथ क्लियर कर लेते हैं। मैं आप जानते हो मैं हिसाब किताब साथ के साथ निपटाता हूं। ये यानी मनीष खंडूरी जी की नो एंट्री है बीजेपी में। देखिए, ये तो वक्त बताएगा, ये तो मनीष खंडूरी जी का निर्णय है, वो क्या करते हैं क्या नहीं, तो थोड़ा बहुत राजनीतिक भविष्य में देखना जानता हूं। नहीं यकीन तो आपको तो मालूम है ना। ये बात पूछिए रविंद्र जी को, मैंने शायद एक हफ्ते पहले ही बताया। जी का विवेक है, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि केंद्र में जो कांग्रेस का केंद्र है और जो यहाँ का राज्य का जो कप्तान है, वो फेलियर है इस चीज के लिए कि वो अपने कार्यकर्ताओं को रोक नहीं पा रहा, अपने नेताओं से बात नहीं कर पा रहा, अपने नेताओं की इच्छा आप ये कह रहे हो फेलियर। एक मिनट प्रतिमा जी आ रहा हूं, पहले रविंद्र जी को चर्चा में ले आऊं। रविंद्र जी ठीक है, आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं, लेकिन मैं एक आजाद राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में भी आपको मानता हूं। ये भगदड़ क्यों मच रही है? अंदर का मामला क्या है, क्या वजह है, खलबली क्यों है? सबसे पहले तो मैं, हमारे सामने दोनों मातृशक्ति हैं और आज महाशिवरात्रि का दिन भी है। महिला दिवस। आज दोनों ही त्योहारों पर आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इसके बाद देखिए, हमें ना इसके सार को समझना पड़ेगा। हाँ। ये जो घटना हुई है, इसके पीछे एक सार काम करता है, उस सार को हमें समझना पड़ेगा, और वो सार है परिवारवाद। अगर हरीश रावत जी की बात करें तो हरीश रावत जी के मन में आज हिलोरे उठ रहे हैं कि उनके बेटे को किसी तरह से टिकट मिल जाए। ठीक। खंडूरी जी ने अपने बेटे को सेट करने के लिए कांग्रेस में भेजा था। हम इस बात को क्यों भूल रहे हैं? हम इस बात को क्यों भूल रहे हैं कि खंडूरी जी ने अपने बेटे को सेट करने के लिए, किसी तरह से सांसद बनाने के लिए उनको भेजा था। ठीक। और अंदर खाने उनकी मदद भी की थी। देखिए, हमें समझना पड़ेगा, जब तक भारतीय राजनीति परिवारवाद से बाहर नहीं निकलेगी, तब तक स्वच्छ राजनीति की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस वक्त भी राजीव भवन में परिवारवाद ही है। देखिए, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, प्रतिभा जी हो सकता है मेरी बात से इत्तेफाक रखें या न रखें, नहीं वो परिवारवाद से जब तक बाहर नहीं निकला जाएगा, जब तक कोई नेता अपने पैरों पर खड़ा होकर के खुद काम नहीं करेगा, तब तक उसे आगे बढ़ाना छोड़िए, उसकी पीठ पे धक्का लगाना छोड़िए। ये नेताओं को हमारे समझना पड़ेगा। आज हम हरीश रावत जी की बात करें, आज हम हरक सिंह रावत जी की भी बात करें, आज हम विजय बोगड़ा जी की बात कर लें, आज हम खंडूरी जी की बात कर लें, इन सब ने अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के चक्कर में अपना कैरियर खत्म कर दिया। अगर मैं गलत कह रहा हूं चावला जी तो आप बताइए। नहीं, हरीश रावत जी का जहां तक मामला है, और जहां आप ये कह रहे हो कि भाई खंडूरी जी को भी एडजस्ट करना था, तो खंडूरी जी आप बेटी को भी तो एडजस्ट कर दिया ना। कर दिया, लेकिन अपने बेटे को बीजेपी में सेट होता ना देख कांग्रेस में भेजा गया, और अब लगता है कि वहां पे वो मुफीद नहीं है तो वापिस आ जा भाई। यानी तो कुल मिलाकर आप ना अब वजह क्या है, आपको क्या लग रहा है, खलबली क्यों मची हुई है? मैं इतना जानना चाह रहा हूँ। प्रीतम सिंह मना कर रहे हैं, गणेश गोयल मना कर रहे हैं चुनाव लड़ने से, हरीश रावत कह रहे बेटे को लड़ाओ। कांग्रेस, देखिए, जो इस समय कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है,
और हम अगर बात कर लेते हैं इस वक्त जो इनका प्रदेश का नेतृत्व भी है, हाँ, उसमें इतना अच्छा सामंजस्य नहीं है। और कहीं ना कहीं आप और मैं हमेशा चर्चा करते रहते हैं कि कहीं भी किसी प्रकार का डिसिप्लिन नहीं है। जहाँ डिसिप्लिन नहीं होता वहाँ बच्चे टेबल पे चढ़ के डांस करते हैं क्लास में, आपने देखा होगा। हाँ, और वही स्थिति आज कांग्रेस की हो रही है। हाँ, ये तो बहुत पुरानी बीमारी है ना। फिर अब वो जी अब इसका जिम्मेदार फिर करण मेहरा थोड़ी ना है। नहीं, मैं सिर्फ उनको नहीं कह रहा हूँ। हाँ। मैंने इसलिए कहा केंद्रीय नेतृत्व, इनके पूर्व प्रभारी रहे हो चाहे कोई रहे हो, मैं किसी एक आदमी की तरफ इशारा इंगित नहीं कर रहा हूँ। ठीक, लेकिन कहीं ठीक। ना कहीं तो सिस्टम में दिक्कत प्रतिमा जी, है, ये वो हमें ये कह मानना रहे पड़ेगा। सिस्टम में दिक्कत है, मानिए ना मानिए। वो जी, कह रहे मानना बीमारी पड़ेगा। पहले पता करो बीमारी क्या है, फिर तभी इलाज हो पाएगा। कुछ इस टाइप का मामला है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि अब क्या किसकी पार्टी में क्या सिस्टम है क्या नहीं, इस पे मुझे लगता है कि अगर एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स पे हम बात ना करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा कि किसकी पार्टी में क्या सिस्टम है। आम आदमी पार्टी में क्या सिस्टम है ये भी हमें पता है। भारतीय जनता पार्टी जो अगर डायनेस्टी पॉलिटिक्स की बात करती है तो मेरे पास भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें मैं वंशवाद की बात कर सकती हूँ। बट ये सारी बातें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि कौन वंशवाद की बात करता है और कौन नहीं। और दूसरी बात, यहाँ देश के विकास की बात हो रही है तो बिल्कुल देश बहुत मोदी जी के नेतृत्व में देखिए बहुत विकास कर रहा है। आपने देखा 45 सालों में सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी दर है वो मोदी जी के वक्त में आई। और जिस तरीके से महिलाओं के साथ अपराध बढ़े प्रतिमा हैं, जी, सबसे वो ज्यादा सब मोदी मुद्दों जी पर के आप कार्यकाल चुनाव में ही लड़ेंगे? आए। नहीं, देश के विकास की बिल्कुल नहीं, चुनाव लड़ेंगे, मेरा बिल्कुल इतना लड़ेंगे। जानना है कि ये हरीश रावत जी, देखिए आपके सबसे बड़े नेता, वो ये कह रहे हैं कि हमारे बेटे को चुनाव लड़वा दो अब। देखिए, लेकिन मैं वो अलग मसला है रविंद्र भाई, ये भी एक हकीकत है कि इस बात को मानिए ना मानिए, आनंद ने मेहनत की, अब उसको नकार दीजिए वो बात अलग है। लेकिन एक वक्त ऐसा था कि आनंद रावत ने मेहनत की, भले ही दूसरे क्रेडिट ले गए, लेकिन आनंद रावत मेहनत कर रहे थे, वो एक अलग बात है। संगठन में काम कर सकते हैं ना, सभी को चुनाव लड़ना है परिवार से। हाँ हाँ, वो एक अलग विषय है। गरिमा जी प्रतिमा ने भी जी, ताल ठोकी है। ये क्यों आपके बड़े नेता क्यों मना कर रहे हैं? अब बताइए, विधानसभा चुनाव लड़ना है तो कहते हैं हमें भी टिकट दो, हमारे बेटे को भी टिकट दो। अगर पद चाहिए तो बोलते हैं कि हमें पद चाहिए। वो कह रहे प्रदर्शन में हमारे नाम के जिंदाबाद के नारे लगे, लेकिन जब चुनाव लड़ने की बात तो बोलते हैं कि नहीं हम नहीं लड़ेंगे। तो ये क्यों? देखिए, अभी जैसे जो हरीश रावत जी की अगर बात हो रही है तो उनका अगर पूरा स्टेटमेंट आप सुनिए तो उन्होंने कहा कि मैं जो है चुनाव इसलिए नहीं लड़ना चाहता क्योंकि मैं चुनाव की जो राजनीति है उससे अलग होना चाहता हूँ। ये स्टेटमेंट उन्होंने पहली बार नहीं दिया, ये मुझे अभी लेकिन मेरे बेटे को लड़ा दो। बात बोली थी कि मैं चुनाव की जो राजनीति है उससे लड़ना चाहता हूँ। दूसरी बात, आपका हंसना काम है, आप हंसिए, काफी अच्छी बात है। मोदी जी के राज में नहीं, चलिए, हरीश कोई रावत दूसरा जी, है। हरीश रावत जी को कह रहे हो आप राजनीति से दूर होना चाहते हैं? वो नहीं, वो मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं उनके स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ जो उन्होंने कहा कि आप पढ़िए उसको। उन्होंने लिखा है कि मैडम, अगर लिखा नहीं, मैंने सुना है, मैंने सुना है। exactly, हाँ, हाँ, उसकी मैंने बात सुना लिखा है, गया तभी तो मैं कह रहा आपको बता हूँ। रही अच्छा, हूँ। यशपाल आर्य जी फिर क्यों नहीं लड़ना चाह रहे? देखिए, यशपाल आर्य जी नहीं लड़ना चाह रहे होंगे, हो सकता है वो भी चाहते हो कि मैं विधानसभा में बैठा हूँ तो मैं रहूं, और उसके बाद जो है शायद वो भी ये चाहते हो कि उनका बेटा लड़ ले। तो ये मैं आप अच्छा, तो प्रीतम सिंह जी क्या? फिर परिवारवाद आपने तो मान लिया। प्रतिमा जी, आपने मान लिया परिवारवाद, आपने मान लिया। मुझे लगता है कि मैं किसी के बीच में बोलती नहीं हूँ, तो जब तक आप मेरी पूरी लेकिन बात आप नहीं बोल रहे हैं ना समझेंगे, कि उनका आप बेटा नहीं लड़ ले। मैंने कब मना किया? देखिए, मैंने मना नहीं किया। मैंने कहा भी अपने स्टेटमेंट में कहा कि कोई भी पार्टी परिवारवाद से छूटी नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस। हमारी गिनवा दीजिए कुछ लोग, हमारा कोई उदाहरण दे दीजिए आप। आम आदमी पार्टी का उदाहरण दीजिए मैडम, आपने आम आदमी पार्टी का नाम लिया है। प्रतिमा जी, उदाहरण दीजिए, उदाहरण देके स्पष्ट कीजिए। नहीं तो मेरे पास तो पूरे देश की लिस्ट है आपकी। राजनीति है, वंशवाद की जो राजनीति आप दीजिए ना, आप उदाहरण दीजिए। आपने आम आदमी पार्टी का नाम लिया है, एक उदाहरण दे दीजिए। मैं दे दूंगी, पहले पूरी बात सुनने की हिम्मत रखा करिए। मुझे लगता है कि बीच में बोलना एक कमीशन नहीं होता है। नहीं, मैं अगर गलत बात कहेंगी तो काउंटर करूंगा। आपने गलत बात कही तो मैंने काउंटर किया आपको। रुक जाइए। अच्छा, प्रतिमा जी बता रहे, चलिए ठीक है, वो अपने बेटे को एडजस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन ये प्रीतम सिंह किसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं? कभी नजर आते हैं जनता के बीच में, इसलिए आप अभी ना बात करें, आप 2 मिनट रुक जाए। हाँ, डॉक्टर प्रतिमा जी, ये प्रीतम सिंह जी किसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं? देखिए, प्रीतम सिंह जी ने साफ कह दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ना हाँ, तो चाहते। मैं वजह पूछ रहा हूँ, क्या लगता है आपको? उन्होंने कहा कि आप किसी और को मौका दीजिए इस बार, मैं ऑलरेडी विधायक हूँ,
तो एक ही वार्ड, ये मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है कि अगर एक व्यक्ति को ही आप सब कुछ देते रहेंगे तो दूसरी लाइन तो आप बनने नहीं देंगे। तो अगर इस तरह प्रीतम सिंह जी ने कदम बढ़ाया है तो ये बहुत अच्छा कदम है। अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं नहीं लड़ना चाहता, आप किसी और को जगह दे दीजिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि हर नेताओं को आप ये कह रहे हो कि उत्तराखंड में विधायक रहते हुए आपके नेताओं ने कभी सांसदी का चुनाव नहीं लड़ा? नहीं, बिल्कुल लड़ा है, बिल्कुल लड़ा है। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि आप एक सेकंड लाइन भी तैयार करके, प्रीतम सिंह जी ने क्या कभी कहा कि आप मेरे बेटे को लोकसभा का टिकट दे दीजिए? आप बताइए। सेकंड लाइन का एक भी नाम आपके पैनल में है मैडम 5 सीटों पर? क्यों नहीं है? बहुत बिल्कुल सेकंड लाइन का। हाँ, बता रहे हैं रविंद्र जी, सुनिए, आप बहुत बता रहे हैं। डॉक्टर मैडम बताइए प्लीज, फिर मैं आपके सामने प्रमाण दूंगा। आप कह रहे हो ना वंशवाद की बात, मैं आपके सामने इसी पैनल में एक बहुत बड़ा प्रमाण दूंगा। आप अपनी बात रखिए। देखिए, बिल्कुल, तो मैं यही कह रही हूँ कि अगर सेकंड लाइन तैयार होने की बात की जा रही है तो ये कोई गुरेज नहीं है, और पार्टी के लिए बहुत अच्छा संदेश है कि हमारा बड़ा नेता अगर इस तरीके की बात कर रहा है तो। और देखिए, वो नाम पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि सेकंड वो वाला आपके जो बैंक स्ट्रेंथ है वो कह रहे हैं सामने। मुझे लगता है कि जब आपके सामने लिस्ट आएगी और पौड़ी से जिस प्रत्याशी का नाम होगा तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि सेकंड लिस्ट तैयार हो रही है, और वो सेकंड लिस्ट बहुत अच्छी तैयार हो रही है। तो इसमें आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप अच्छा, तो मतलब सरप्राइज देने वाले या क्या गणेश गोयल जी मान गए क्या? अब वो तो देखिए, आपको लिस्ट आने के बाद भी मैं कुछ बोल दूं तो बहुत मुझे लगता है जल्दबाजी हो जाएगी। कहना फिर आप कल को मुझे कहेंगे मैम आपने ये कहा था और ये हो गया। तो आप बस 1-2 दिन और इंतजार कर लीजिए। पहली बैठक कल संपन्न हो चुकी है, कुछ 10-12 स्टेट्स की। नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, चुनाव के बाद करिए आप डिक्लेयर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चुनाव के बाद तो कोई भी पार्टी नहीं कर सकती। मुझे लगता है चुनाव के बाद तो गणेश गोयल जी तैयार हो गए तो चलिए ठीक है। बात नहीं कर सकता कि चुनाव के बाद आप अपने कैंडिडेट को उतारिए। नहीं, ठीक है, हो सकता है वो कह रहे हैं कि चलिए मंत्री प्रसाद नैथानी जी चुनाव लड़ दे, कुछ भी हो सकता है। खैर, कमलेश जी एक मिनट, बहुत देर से वेट करें। उन्होंने कहा परिवारवाद, अगर परिवारवाद वाली स्थिति ना होती तो कमलेश बहन बीजेपी में ना होती। इससे बड़ा प्रमाण दूं? बिल्कुल दूं? डॉक्टर प्रतिमा जी, हमने तो कई बसंत देखे उत्तराखंड में। एक मिनट, आपको पूरा मौका दिया, मैंने पूरा मौका दिया। ये स्थिति ना होती तो डॉक्टर रतूड़ी जी पूरी जिंदगी झंडा डंडा उठाते रहे, वो आज वहां ना होते। अगर वो स्थिति ना होती तो जोत सिंह बिष्ट संगठन में हमें भी मालूम है, तो वो वहां ना होते। ये कई बसंत देखे हैं प्रतिभा जी हमने। एक मिनट, कमलेश जी, आप लोग क्या परसेप्शन नैरेटिव सेट कर रहे हो कि भैया देखो ये तो चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार नहीं है, और 5 लाख, समझ रहे हैं उत्तराखंड में 5 लाख का मार्जिन, ऐसे ही आप लोग हवा बना रहे हैं? देखिए, छोटी बहन है हमारी प्रतिमा जी, मुझे लगता है कि अभी जो वो कह रही थी कि सेकंड लाइन को तैयार कर रहे हैं, तो अगर प्रतिमा जी का नाम सेकंड लाइन में आता टीवी पे तो मुझे बहुत खुशी होती, क्योंकि वो परिवार से अलग है। लेकिन उत्तराखंड से लेकर के और दिल्ली तक तमाम परिवारवाद ही फैला हुआ है। आज कांग्रेस भवन के उस प्रांगण में जाके देख लीजिए, आपको तमाम रिश्तेदार मिलेंगे लेकिन कार्यकर्ता कोई नहीं मिलेगा, कार्यकर्ता का नाम पैनल में नहीं होगा। और जो अभी आपने कहा कि परिवार की जो बात रखी इसमें कि परिवारवाद है या नहीं है, तो ये आपको सफल दिखाई देता है कि टिहरी से भतीजी टिकट मांगती है, हरिद्वार से बाप बेटा टिकट मांगता है, अल्मोड़ा से रिश्तेदार टिकट मांगता है, पौड़ी से रिश्तेदार टिकट मांगता है। तो मुझे लगता है कि एक बार कांग्रेस को 5 सीटों पर एक ही परिवार को टिकट दे देना चाहिए उत्तराखंड से, और दिल्ली से भी पूरे एक ही परिवार को टिकट दे देना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं की आवश्यकता ही कहाँ है कांग्रेस को। अच्छे कार्यकर्ता जो वहाँ होते हैं तो उनको बाहर निकालने के अलग जो है परपंच इलेक्शन को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करते हैं। तमाम कांग्रेस भवन में शोषण होता है, तमाम जगह शोषण होता है, लेकिन आज भी अगर कार्यकर्ता खड़ा है कांग्रेस के साथ में तो उसकी निष्ठा है, लेकिन उस निष्ठावान कार्यकर्ता की कोई जगह नहीं है कांग्रेस में। अभी हमारी बहन ने कहा कि सेकंड लिस्ट तैयार हो रही है, तो सेकंड लिस्ट में किसका नाम है? मनीष खंडूरी जी ने इस्तीफा दे दिया, प्रीतम सिंह जी ने मना कर दिया, यशपाल आर्य जी ने मना कर दिया, और अभी हमारी बहन ने एक्सेप्ट किया कि हो सकता है वो अपने बेटे को एडजस्ट करना चाह रहे हो, जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री जी एडजस्ट करना चाह रहे, पहले बेटी को एडजस्ट कर रहे विधानसभा हरिद्वार से, अब बेटे को एडजस्ट कर रहे। तो ये सारी चीजें क्या बच्चों के लिए बनी है या आम कार्यकर्ता के लिए भी बनी है? आप जवाब दीजिए डॉक्टर प्रतिमा। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ
कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो देश की जो योजनाएं है, जो विकास की नीति है, जो विकास के लिए काम करे, उसके सामने कांग्रेस का नेता कोई टिक नहीं पा रहा है। और इसीलिए शायद वो अपनी उस नाव को छोड़ करके बाहर निकलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि केंद्र का जो नेतृत्व है वो सबसे ज्यादा इस समय कांग्रेस को अगर नुकसान सबसे ज्यादा है तो वो उस कांग्रेस के उस नेतृत्व का है जो दिल्ली में बैठा है, जो नहीं देख पा रहा है कि प्रदेशों में उनके कार्यकर्ताओं का शोषण कहाँ हो रहा है। और इस प्रदेश के अंदर तो हम क्या ही बताएं, जो कांग्रेस का कप्तान है उसे ना कार्यकर्ताओं से मतलब है, ना उसे पार्टी की नीतियों से मतलब है, ना उन्हें कार्यकर्ताओं की को रोक से मतलब है। उन्हें सिर्फ अपनी रोटियां सेकनी है, वो अपने परिवार की रोटियां सेकेंगे, चाहे भतीजी हो, भतीजा हो, बेटा हो, साला हो, डॉक्टर प्रतिमा तमाम। ओके, जवाब दीजिए। वो कुल मिला के कमलेश जी कह रही हैं कि आगे रावत, पीछे रावत, दाएं रावत, बाएं रावत, आप सभी को एक साथ टिकट दे दो, कुछ इस टाइप का कह रही हैं। प्लीज जल्दी से जवाब दीजिए। अब देखिए, ये तो पार्टी ही डिसाइड करेगी, बट यहाँ पे क्योंकि बात हुई कि आम कार्यकर्ता को भी सेकंड लाइन में होना चाहिए, तो मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। बांसुरी महाजन की बात मैं करूंगी, स्वराज की, बांसुरी स्वराज की, कि वो कौन सी कार्यकर्ता है, जरा बता दें मुझे। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता यहाँ बैठी हैं कि एक कार्यकर्ता का टिकट, क्योंकि वो वंशवाद से नहीं आते थे, उनका टिकट काट करके बांसुरी स्वराज को क्यों दे दिया गया भैया, क्योंकि वो पुष्पा की बेटी थी। मुझे लगता है कि लगाती है तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि हम आरोप लगाने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमने उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जवाब देना चाहती, क्योंकि पीड़ा है इस बात की, जो परिवारवाद के अंदर है, वो प्रतिमा भी उसे पीड़ित है। ऐसा नहीं है कि प्रतिमा जी पीड़ित नहीं है। रविंद्र जी, उस देश में अगर विकास हो रहा है, इन सब घटनाओं से जब चुनाव नजदीक हो, जिनके पैनल में नाम हो वो इस्तीफा दे दे और उन्हीं के नेता कहें कि अति महत्वाकांक्षी लोग थे जो छोड़ के जा रहे हैं, इससे कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर पड़ता है कि नहीं? देखिए, बिल्कुल पड़ता है। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जो अवसरवादी हो, जो परिवारवाद को आगे बढ़ाना चाहते हो, जनता को भी सबक सिखाना चाहिए और केंद्रीय नेतृत्व को भी सबक सिखाना चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो। हमारे सामने जो दोनों पार्टियां हैं, दोनों ही पार्टियां परिवारवाद को बढ़ाने में लगी हैं। ना सिर्फ कांग्रेस, भाजपा का भी यही हाल है। लेकिन हमें इस राजनीति से और इस दलदल से बाहर निकल करके एक स्वच्छ राजनीति का, एक स्वच्छ परिप्रेक्ष्य का निर्माण करना होगा। सेकंड लाइन की प्रतिमा जी ने बात की, मैं उस समय कहना चाह रहा था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। सेकंड लाइन में अगर आपका नाम हो, कमलेश जी का नाम हो और अगर हम जैसे नेताओं का नाम आए तो एक अच्छा संदेश जा सकता है। लेकिन जब तक परिवारवाद से बाहर नहीं निकला जाएगा, उत्तराखंड की जो कल्पना हमारे नेताओं ने की थी वो पूर्ण नहीं होती। एक उदाहरण के साथ देखकर, उदाहरण के साथ छोड़ के जा रहा हूं। बाकी आप लोग अभी देखिएगा, पिक्चर अभी बाकी है, वैसे अंदर की खबर ये है, लेकिन चलते चलते एक उदाहरण दे देता हूं। जो परिवारवाद की परिभाषा है ना, वो इतनी है डॉक्टर प्रतिमा जी कि आपने कहा ये वहां चले गए, ये अति महत्वाकांक्षी लोग हैं। एक दिन पहले, कमलेश, एक दिन पहले यशपाल आर्य जी ने बीजेपी को ज्वाइन किया, उसी दिन शाम को ज्वाइन किया और सुबह जो है बेटे और पिताजी को टिकट, दोनों को। बोलिए जय श्री राम, इसे कहते हैं। हमने देखा है, गलत तो नहीं कह रहा ना रविंद्र भाई? बिल्कुल ठीक भाई साहब। तो ये हकीकत है और हमने उस मीटिंग का भी सत्य जानते हैं, हम बोलना नहीं चाह रहे कि क्यों आखिरकार ये बवाल की शुरुआत कहां से हुई थी। ये परिवारवाद से ही हुई थी, जब लिस्ट में सब अपने अपने नेताओं के, अपने अपने, कोई अपनी पत्नी का नाम लेकर बैठा था और कोई अपने बेटे और बेटी का नाम लेकर बैठा था। हमें मालूम है, इसलिए ना बुलवाइए तो ज्यादा बेहतर है। खैर, अभी हाँ इतना जरूर है, एक सरप्राइज रविंद्र भाई, जैसे मैंने पहले जोत सिंह बिष्ट जी का कहा था तो आप लोग थोड़ा सा नाराज हो गए थे, एक सरप्राइज और आने वाला है। वो मनीष खंडूरी वाला नहीं है, उससे भी बड़ा सरप्राइज है, इंतजार करिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी, डॉक्टर प्रतिमा जी और रविंद्र जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड की सियासत दिलचस्प मोड़ पर आ गई है, अब देखिए आगे आगे होता है क्या। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।